बाजार के जाने माने दिग्गज, भारतीय बाजारों पर, भारतीय इकोनॉमी पर, देश पर पूरी गहरी पकड़ रखने वाले बीएसई के पूर्व अध्यक्ष और आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन आनंद राठी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राठी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद इस बड़े दिन हमें समय देने के लिए। सर, सबसे पहले बताएं आपकी पहली प्रतिक्रिया, कैसा लगा बजट सर? धन्यवाद अनिल। बजट मेरे हिसाब से, चूँकि हालांकि इंटरिम बजट है, परंतु इंटरिम होते हुए भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा बजट है। जैसे कहा कि भी ये गवर्नमेंट का इंटेंशन जीडीपी का जो है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें इस बजट में इन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया है उसके बारे में बताया, और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में जो उन्होंने रूपरेखा दी है। एक तो देखिए, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ अनिल इसमें कि फिस्कल डेफिसिट लास्ट ईयर भी इन स्पाइट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कम हुए 5.9 से 5.8 आ गया है, और इस साल 5.8 से 5.1 लाना, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि उपलब्धि होगी। और उनकी बोरोइंग्स मार्केट से कम हो रही है, तो इन स्पाइट के भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट 11% बढ़ा रहे हैं। सब जगह सारे रेलवे में नए 3 कॉरिडोर बन रहे हैं। अगर आप सारी चीज़ें उसको देखें तो आपको लगेगा कि भाई बजट जो है बिल्कुल सही दिशा में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की जो बात हो रही है कि भाई अपना 6.5-7% की ग्रोथ कैसे आए, या अभी निर्मला जी ने कुछ दिन पहले कहा था शायद उससे बेटर भी आ सकता है। तो ये मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा बजट है। तो वित्तीय घाटे को काबू में रखने के लिए जो रोड मैप दिया है वो राठी साहब को बेहद पसंद आता दिख रहा है, और ये एक अच्छा बजट इस लिहाज से माना जाएगा। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिहाज से क्या कुछ खास लगा आपको इस बजट में सर? देखिए, ग्रोथ के बढ़ावे में सबसे बड़ा रोल होता है देश में इंटरेस्ट रेट का, और जैसे ही गवर्नमेंट की बोरोइंग्स कम हो जाती है और पैसा मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल होता है प्राइवेट सेक्टर को, और इंटरेस्ट रेट कम होती है। अभी देखिए ऑलरेडी रिएक्शन मार्केट में है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो यील्ड है 5-7-8 पैसा तक कम हो गई है, विच इज़ ए गुड साइन कि गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट बोरोइंग। अगर बोरोइंग रेट कम हो तो गवर्नमेंट को बड़ा फ़ायदा है सारे ग्रोथ के लिए। आप देखिए, चाहे कंजम्पशन की डिमांड हो, चाहे नए इन्वेस्टमेंट की डिमांड हो, इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जब जब इंटरेस्ट रेट कम हुई, आप देखिए उसका ग्रोथ पे बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे मानने इस बजट से एक फंड्स अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगी। दुनिया में भी अब इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ये बजट बिल्कुल इन्फ्लेशनरी नहीं है, तो इन्फ्लेशन वैसे भी अपने यहाँ कम होता जा रहा है। मुझे उम्मीद है और जाके कम होगा। और ब्याज की दरें जो है, यूएस ने तो इंडिकेशन दिया कि भाई अगली बार से शायद करना चालू करेंगे मार्च अप्रैल में। मुझे लगता है कि इस दुनिया में और विशेषकर हिंदुस्तान में इंटरेस्ट रेट कम होने के अब चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और इसलिए ग्रोथ ओरिएंटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी अनिल, तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ आएगी, कंजम्पशन में ग्रोथ आएगी। ओके, कंजम्पशन में ग्रोथ आएगी और बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो ये बड़ा फ़ायदा होता दिखेगा। एक और चीज़ जिस पे मैं जानना चाहता हूँ राठी साहब, अभी श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मैंने आपको देखा भी, आप अयोध्या थे वहाँ पर, और इस बार वित्त मंत्री जी ने स्पेसिफिकली कहा है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ उपाय किए जा रहे हैं। क्या ये जिस तरह के उपाय हो रहे हैं, 75,000 करोड़ का टैक्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स राज्यों के लिए इसमें रखा गया है, क्या ये एक बड़ा बिजनेस बन सकता है हिंदुस्तान में आगे आने वाले समय में? बिल्कुल बनेगा अनिल। आई थिंक देखिए, इंडिया में टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, और विद इन दैट ये रिलीजियस टूरिज्म जो है वो और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक अपने रिलीजियस प्लेसेज में जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सुविधाएं नहीं थी, या ज़्यादा सुंदरता नहीं थी, उसके कारण अब आज देखिए काशी में जब से चेंज हुआ, उज्जैन में जब से चेंज हुआ है, सब जगह जो है 50% से 100% लोगों का बढ़ना हो गया है। और आपने जैसे अयोध्या की बात की, बड़े भाई भाग्यशाली थे कि हमको मौका मिला उस दिन वहाँ रहने का प्राण प्रतिष्ठा में। पर आप देखिए उस दिन से माहौल अब लगातार वो मैनेज करने में वो डिफ़िकल्टी ऐसी हो रही है, ऐसा माहौल हो रहा है। तो रिलीजियस टूरिज्म इज़ ए पार्ट ऑफ टूरिज्म, और हिंदुस्तान में चूँकि देखिए रिलीजियस लोगों का काफ़ी झुकाव है, तो इसलिए टूरिज्म में काफ़ी उसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ेगा।
अब देखिए एयरपोर्ट बनते ही कितना फ़र्क पड़ जाता है, रेलवे कनेक्शंस बढ़ जाते हैं कितना फ़र्क पड़ जाता है। और इसलिए मेरे हिसाब से आने वाले सालों में दिस विल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। बिल्कुल। राठी साहब, मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ। उससे पहले एक डेटा जो आया, एक नंबर आया, वो पहले मैं आप दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। एक डिफेंस एलोकेशन का आंकड़ा है 6,22,000, 6.2 लाख करोड़, 6.22 लाख। ये वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.22 लाख करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। अगर ये है नंबर, तो ये नंबर बहुत ही बड़ा, डिफेंस के लिए बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नंबर है ये नंबर। और क्यों है मैं बता दूं आपको कि डिफेंस का आंकड़ा जो मेरे पास है वित्त वर्ष 2024 में 4.6 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ समझ लीजिए, 4.6 लाख करोड़ सरकार को खर्च करना था। हमारा अनुमान था कि 5 लाख करोड़, 5.25 लाख करोड़ के बीच का आंकड़ा डिफेंस का रहेगा, लेकिन 6.22 लाख करोड़ का आंकड़ा आता दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि डिफेंस कंपनियों के लिए, डिफेंस शेयरों के लिए ये बहुत बड़ा नंबर है जिस पर फोकस करना चाहिए, कि यानी कि यहाँ पर लगभग 50% के आसपास का एलोकेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। वरिंदर, जरा आप इस नंबर पर जरा नजर डालिए, डिटेल से देखिएगा और बताइएगा कि इस आंकड़े में वित्त वर्ष 2025 है या 2026 फिलहाल है, जो लग रहा है 2025 का है। अगर 2026 भी हो तब भी मेरे ख्याल से 2 साल में अगर डिफेंस पर 50% एलोकेशन बढ़ रहा है, और आपको पता ही है कि जो भारतीय कंपनियों से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्यूर करने की सरकार की तैयारी 80% से ज़्यादा की है, उस हिसाब से इंडियन डिफेंस कंपनियों के लिए यह बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पर नज़र रखनी चाहिए। HAL, BEL, इस तरह की जो कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, उनमें बड़ा फ़ायदा होने की संभावना बनेगी। इस पर जरा फोकस करेंगे, इस पर भी मैं आता हूँ एक बार, जब तक वरिंदर पूरा ये डेटा देखकर आपको बताएं। रूरल इकोनॉमी, राठी साहब, हमारे शहरों की इकोनॉमी तो बहुत मजबूत है, रूरल इकोनॉमी थोड़ी सी पीछे चल रही थी, ग्रोथ हल्की कम है, ऐसा नहीं खराब है, हल्की कम है। क्या इस बजट से वहाँ पर बढ़ावा मिलेगा? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, इस बजट में कोई ऐसे डायरेक्ट करने को नहीं, परंतु जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं ना कि लैंड की टेस्टिंग बनाएं, अच्छे लिखा इसमें जैसे गुड सीड्स वगैरह के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर में एक ग्रोथ लाने में समय लगता है। और जैसे मार्केटिंग का उन्होंने कहा भी इतना बड़ा अब उन्होंने इंटरकनेक्टेड इंटीग्रेटेड मार्केट किया है, तो इन ए वे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ, उसके बारे में यहाँ ज़रूर बात कही है। बाकी डिटेल्स बजट आएगा तो पता लगेगा, परंतु बाय एंड लार्ज क्या देखिए, ये एग्रीकल्चर में ग्रोथ जब आएगी, जब वो मेजर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स आएंगे, तब तक फिर भी देखिए अपने हर साल कुछ तो कुछ 3-4-5% एग्रीकल्चर की ग्रोथ आ रही है। और देश में खाद्य की बड़ी समस्या इन स्पाइट ऑफ इतनी प्रॉब्लम हुई पिछले 2 सालों में, फिर भी ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं, परंतु एक बड़ी चीज़ अनिल इसमें जो इन्होंने किया है, ये रूफ सोलार का जो प्रोविज़न किया है, 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट मिलने का, आई थिंक दिस विल बी अगेन ए बिग चेंज। मतलब क्या है कि एक डबल फायदा होगा, एनर्जी सेक्टर पे प्रेशर कम होगा, ये नेचुरल मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग होगी, एक वन टाइम बेनिफिट नहीं है, सारी ज़िंदगी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं, आवास योजना में जो इन्होंने अलॉटमेंट बढ़ाया है, वो तो मतलब उस एरिया से ये भी इनडायरेक्टली रूरल में फ़र्क पड़ेगा, परंतु डायरेक्ट एग्रीकल्चर में नहीं। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और बजट पर अपनी प्रतिक्रिया और साथ ही विस्तार से बताने के लिए क्यों बजट ये एक बेहतरीन है। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद।